नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की। हाल में जो तनाव एकदम बढ़ गया था और फिर 24-25 जून को जो युद्ध विराम हुआ उस पर। पिछले कुछ हफ्ते मतलब काफ़ी गर्म रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे पे सीधे हमले किए। ऐसा पहले देखा नहीं गया था। तो हमारे पास कई सारे स्रोत हैं इसे समझने के लिए। न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स के विश्लेषण हैं और थोड़ा इतिहास भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी उलझी हुई कहानी के ज़रूरी पहलू समझें। हुआ क्यों ये सब, इसका मतलब क्या है और अब आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी पृष्ठभूमि से। मतलब ये जानना ज़रूरी है कि ईरान और इजराइल के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। हाँ बिल्कुल। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले जब शाह थे तब तो मतलब माहौल काफी अलग था। अच्छा। फिर खामेनेई, उनके बयानों में ये साफ दिखता है और इसी के चलते ईरान ने वो प्रतिरोध का मोर्चा मतलब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा किया। हाँ हाँ, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूथी ये सब शामिल है। बिल्कुल, जिन्हें वो इजराइल के खिलाफ एक तरह से प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है। और जाहिर है इजराइल इसे अपने लिए, अपने वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। और फिर पिछले कुछ सालों में, खासकर अक्टूबर 7, 2023 के हमास हमले और उसके बाद जो गाजा में युद्ध छिड़ा, उसने तो समीकरण को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है ना। बिल्कुल, इजराइल ने हमास को और लेबनान में हिजबुल्लाह को मतलब काफी कमजोर किया। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये इजराइल की पुरानी नीति से हटकर कुछ नया है। हाँ, वो घास काटने वाली नीति की बात हो रही है। ये मोइंग द ग्रास, ये क्या था असल में? मतलब बस छोटे मोटे हमले। हाँ, एक तरह से वही। मतलब समय समय पर छोटे सैन्य हमले करके दुश्मन की ताकत को काबू में रखना, उसे पूरी तरह खत्म किए बिना। पर अब अक्टूबर 7 के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो नीति बदल रही है। शायद अब वो जड़ से खत्म करने की सोच रहे हैं। तो इस बार जो ये सीधी टक्कर हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या जून 12 को जो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का प्रस्ताव आया था, उसका कोई रोल था इसमें, जिसमें ईरान पर वो परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन का आरोप था? देखिए, वो एक अहम मोड़ तो था ही। उसके फौरन बाद मतलब 13 जून से ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। नतांज, फोर्डो, इस्फहान और दूसरे मिलिट्री बेस भी निशाने पर थे। और फिर 21 जून को अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, अमेरिका ने भी ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला किया। B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता कहा था। और ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। इजराइल पर मिसाइलें दागी, ड्रोन भेजे, यहां तक कि कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है अल उदीद, उस पर भी हमला किया। इसे ऑपरेशन अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री नाम दिया गया। बिल्कुल। और इस पूरे टकराव में देखिए दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ। आंकड़े तो अलग अलग आ रहे हैं, पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों घायल हुए, ये खबरें तो हैं। हाँ, और बहुत से लोग विस्थापित भी हुए। हाँ, और जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे इजराइल का सौरों का अस्पताल या ईरान का अराक हैवी वाटर रिएक्टर, इनको भी नुकसान पहुंचा। और तेल की कीमतें वो तो एकदम ऊपर नीचे हुई। और ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं थी ना, साइबर हमले भी हुए, झूठी खबरें फैलाई गईं। हाँ, बहुत ज्यादा। ईरान में इंटरनेट बंद करने की खबरें आईं, हैकिंग के दावे हुए, यहाँ तक कि AI से बने नकली वीडियो भी सामने आए। बाप रे। तो इतने शदीद टकराव के बाद 24-25 जून को युद्ध विराम हुआ। इसमें अमेरिका की मध्यस्थता रही और कतर और ओमान ने भी भूमिका निभाई। जी। यहाँ एक दिलचस्प बात निकल कर आ रही है। कुछ विश्लेषण कह रहे हैं कि इन हमलों के बाद इजराइल अब शायद अपनी रणनीति बदल रहा है। मतलब फौजी ताकत दिखाने से ज्यादा ध्यान अब अपने पड़ोसियों, खासकर खाड़ी देशों के साथ रिश्ते सुधारने पर देगा। हाँ, ये बात सामने आ रही है। एक मध्यम मार्ग की धुरी या एक्सिस ऑफ मॉडरेशन बनाने का विचार है, जिसमें खाड़ी के जो अमीर देश हैं वो शामिल हों। अच्छा। और जो अब्राहम समझौते हुए थे उन्हें आगे बढ़ाने की उम्मीदें भी जगी हैं। लेकिन देखिए, ये सब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि गाजा संघर्ष का क्या हल निकलता है। वो तो है। अब आते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। इन हमलों से उसे कितना झटका लगा है? क्या ईरान अब भी मतलब परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है? देखिए, ईरान अभी भी एक दहलीज वाला परमाणु राष्ट्र यानी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बना हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो उसके पास काफी ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, यानी 60 से 90% तक एनरिच्ड, और सिद्धांत रूप में वो शायद 6 से 12 महीने में बम बना सकता है। पर यहाँ एक पर है, उसके पास शायद भरोसेमंद डिलीवरी सिस्टम नहीं है।
या फिर टेस्ट किया हुआ हथियार नहीं है। हमलों ने नातांज और फोर्डो जैसे जगहों को नुकसान जरूर पहुंचाया है, ये बात सही है, लेकिन ईरान के पास दूसरे ठिकानों पर भी सेंट्रीफ्यूज हैं और जो परमाणु जानकारी या विशेषज्ञता है वो तो बनी भी है। तो क्या ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेंगे या उल्टा असर होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब ये एक विरोधाभासी स्थिति है। एक तरफ तो जब खतरा महसूस होता है तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम तेज कर सकता है। सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली वायुसेना ने जिस तरह ईरान के एयर स्पेस में घुसकर हमले किए और उनकी खुफिया जानकारी की जो पहुंच दिखी, उसे देखते हुए ईरान के लिए ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होगा। इससे अमेरिका सीधे तौर पर दखल देने के लिए मजबूर हो सकता है और ऊपर से ईरान ने IAEA के साथ अपना सहयोग भी निलंबित कर दिया है, निगरानी कैमरे हटा दिए हैं। इससे ये पता लगाना और मुश्किल हो गया है कि वो असल में कर क्या रहे हैं। इस पूरे संघर्ष का ईरान के अंदर क्या असर हो रहा है, वहां की राजनीति पर? ऐसा लगता है कि शासन के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है यानी IRGC, उसका प्रभाव और बढ़ सकता है। अच्छा। और असंतोष को दबाने के लिए सख्ती बढ़ी है। जैसे वो हाल में एक फतवा आया जिसमें सरकार या नेतृत्व की आलोचना को मुहर्रिबे यानी ईश्वर से शत्रुता बता दिया गया और उसमें मौत की सजा का प्रावधान है। अरे हाँ, शायद ये जो पूर्व राष्ट्रपति रूहानी जैसे सुधारवादी नेता हैं, उनके असर को कम करने की कोशिश भी हो। अर्थव्यवस्था पर दबाव है ही और विरोध प्रदर्शनों की आशंका भी बनी हुई है। और आम जनता क्या सोच रही है? मतलब लोगों में क्या भावना है? देखिए, जनता में गुस्सा तो है, सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जब बाहरी हमला होता है तो कई बार राष्ट्रीय एकजुटता की भावना भी बढ़ जाती है, कम से कम कुछ समय के लिए। हाँ, वो रैली अराउंड द फ्लैग वाला असर। बिल्कुल, लेकिन अगर लंबे समय तक देखें तो अगर सरकार सुरक्षा और स्थिरता नहीं दे पाती तो उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। और एक दिलचस्प बात ये भी है, कुछ ईरानी प्रोफेसर कह रहे हैं कि जनता, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो अब फिलिस्तीनी मुद्दे में उतनी रुचि नहीं ले रही। ओह। हाँ, और वो ईरानी शासन के विरोध के चलते नेतन्याहू या ट्रम्प जैसे नेताओं का समर्थन तक कर रही है। ये भी एक पहलू है। ये तो काफी चौंकाने वाला है। अच्छा, अब जरा वैश्विक मंच पर इसके असर को देखते हैं। अमेरिका की भूमिका तो काफी अहम रही है ना? बिल्कुल, अमेरिका ने सिर्फ कूटनीतिक मध्यस्थता ही नहीं की, बल्कि सैन्य रूप से भी दखल दिया, जैसे वो B-2 बॉम्बर हमले। ये अमेरिका के लिए अपनी ताकत और क्या कहते हैं निवारक क्षमता दिखाने का एक मौका भी था। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के अंदर भी रणनीति को लेकर मतभेद दिखे। कुछ लोग सख्ती के पक्ष में थे, कुछ यथार्थवादी सोच वाले थे। और रूस और चीन, जो ईरान के सहयोगी माने जाते हैं? हाँ, वो सहयोगी तो हैं, लेकिन इस संकट में उनकी भूमिका काफी सीमित दिखी। मध्य पूर्व में रूस का प्रभाव वैसे भी कमजोर हुआ है, खासकर सीरिया में असद शासन के गिरने और यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के कारण। सही। चीन ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद ना करे। अच्छा, और यूरोप? यूरोप के लिए तो ये एक और सिरदर्द है। वो पहले से ही रूस की आक्रामकता और प्रवासन जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमलों की निंदा भी हुई और कुछ देशों ने समर्थन भी किया। मिला जुला रिएक्शन था। तो इस पूरी गहन चर्चा से हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों पुरानी दुश्मनी थी, वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई। कैसे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा इसके केंद्र में रहा और कैसे फिर कूटनीति ने भले ही अस्थायी तौर पर युद्ध विराम करवाया। हाँ, और हमने ईरान की अंदरूनी राजनीति और दुनिया की बड़ी ताकतों की भूमिका पर भी नजर डाली। ये तो साफ है कि मध्य पूर्व का जो सुरक्षा परिदृश्य है वो मतलब बुनियादी तौर पे बदल रहा है। ईरान की जो प्रॉक्सी वाली रणनीति थी वो कमजोर हुई है, ऐसा लगता है। हाँ, और इजराइल अब शायद राजनयिक मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या ये जो हालिया टकराव हुआ और उसके बाद ये युद्ध विराम, क्या ये मध्य पूर्व में कोई स्थायी बदलाव लाएगा या फिर ये इस क्षेत्र के लंबे और मतलब जटिल संघर्षों के इतिहास में सिर्फ एक और हिंसक अध्याय बनकर रह जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या राजनयिक पहले वाकई सैन्य टकराव की पुरानी रणनीतियों की जगह ले पाएंगी? सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसी सवाल के साथ आज हम इसे यहीं छोड़ते हैं।